नमस्कार दोस्तों। आज 22 दिसंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है, ओमिक्रॉन वेरिएंट लिंक टू चाइना स्पाइक सीक्वेंस्ड इन इंडिया इन जुलाई, है ना। तो यहाँ पे आपको एक वो दिख रहा होगा, ग्राफ दिख रहा होगा, मार्च 1 2022 और जुलाई 9 2022 में, है ना। तो जुलाई 2009 मतलब जुलाई 9 2022 में हमारे यहाँ पीक था जो कि 20,000 के करीब पहुंच गया था आंकड़ा, है ना। और ये पीक हमारे यहाँ से जा चुका है। जिस वेरिएंट की लिस्ट वहाँ पे मिली हुई है, जो BF.7 है, वो एक तरीके से हमारे यहाँ वो पहले से जा चुका है, लेकिन ठीक है, वो जो नया वेरिएंट है वो भी खतरनाक है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों कि आप ऐसा ना हो कि बहुत बहादुर बने, ऐसा ना हो कि बहुत ही अ, अनदेखा करें। हमें सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। अभी जैसे कल ही कहा था मैंने कि 80 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं। 80 करोड़ लोग संक्रमित होने का मतलब है कि यदि उसका 1% भी मरे लोग तो 80 लाख लोग मरेंगे। भारत में चूंकि स्वास्थ्य सेवाएं भी उसी तरीके की हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। हम किसी भी देश की स्वास्थ्य सेवाएं, जब आपातकाल आता है तो किसी भी देश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाती हैं। अमेरिका जैसे देशों की, जहाँ पे लगभग 8 लाख लोग मारे गए, वहाँ के भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। तो हमें खुद से भी ध्यान रखना पड़ेगा और खुद से भी सचेत होकर रहना पड़ेगा। क्योंकि अब ये जान लीजिए या मान लीजिए कि कोरोना वायरस आपके जीवन काल में कभी नहीं जाने वाला है। ये एक नियमितता के तौर पे या कहीं ना कहीं वो रुकेगा ही रुकेगा। कभी आपको अमेरिका में लगेगा, कभी जापान में, कभी कोरिया में, कभी सऊदी अरब में, कभी अफ्रीकी देशों में, कभी दक्षिण अमेरिकी देशों में, कभी भारत में। ये चलता रहेगा। तो ये चलता रहेगा तो हमें क्या करना, बचाव है। बचाव जब तक नहीं करेंगे तब तक हम जैसे आप ये समझिए कि एक आम बीमारी जब शुरू में आती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फिर धीरे धीरे वो आम बन जाती है, हम फिर उसके साथ ही जीने लगते हैं। ठीक यही बात कोरोना के साथ भी होगा और हम इसी के साथ जीने लगेंगे। कोई उपाय नहीं है। लोग कितना भी कह लें कि हम लॉकडाउन कर लेंगे या बंद कर देंगे ऑफिस, कोई उपाय नहीं है। जैसे लोग संक्रमित होते हैं अन्य बीमारियों से, उनसे कुछ लोगों की जीवन या जानें चली जाती हैं, वो अब हमें इसे जीवन भर झेलना पड़ेगा। यदि इसका जो उपाय है वो है जीनोम सीक्वेंसिंग। आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आप समझ लीजिए, जीनोम सीक्वेंसिंग जो है ना, वो इसका उपाय है कि यदि हम ढूंढ के उसे वहीं पे ख़त्म कर दें तो बहुत अच्छा होगा। भारत सरकार ने कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग, जितने भी लोग संक्रमित हो रहे हैं उनके जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। आपको इसके लिए क्या पढ़ना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से शुरू हुआ है, मैं बार बार बोलता हूँ, 2003 में ख़त्म हुआ है। और यह जीन एडिटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सभी से जुड़ता है। तो आपको जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। और हो सकता है इस बार सवाल पूछे, प्री में भी पूछे, मेंस में भी पूछे, तो इसलिए आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो अगली जो न्यूज है इसके बाद वो है बंगाल विलेज बास्क लेसर ऑफ मेटल। एक मतलब एक मूर्तियां हैं या बनाई गई हैं, उनकी कला, जो उनको डोकरा कहा जाता है, बस इतना ही याद रखना है और ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। डोकरा कला है, बंगाल का है ना। तो इतना याद रखना है। इसके बाद जो अगली न्यूज है जो हम लोगों को पढ़नी है वो है पेज नंबर 5 पे, है ना। पेज 5 पे है और पेज नंबर 5 पे जो न्यूज है वो यहाँ है, रामा देवा देवरा बेट्टा शुड बी डेवलप्ड एज अयोध्या, है ना। कर्नाटक में है और कर्नाटक के हायर एजुकेशन मिनिस्टर CA अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि रामनगरम डिस्ट्रिक्ट में है। और ये आप देख सकते हैं, इसको रामदेवपट्टा इज लोकेटेड ऑन द बेंगलुरु मैसूरू हाईवे। और इसको साउथ के अयोध्या के तौर पे, जैसे प्रयागराज में हमारे है उसी तरीके से, या अयोध्या में ही है, तो अयोध्या में जो राम मंदिर है उसी के तरीके से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ पे, तो कर्नाटका में, है ना। कर्नाटका में कहाँ पे, बेंगलुरु मैसूरू हाईवे पे है। तो आप चाहें तो मैप में जाके लोकेशन एक बार देख लीजिए तो बढ़िया होगा, है ना।
अब इसके बाद है द नीड टू मेक कैंसर ड्रग अफोर्डेबल। ये एक्चुअल में क्या है कि कैंसर की जो दवाएं हैं वो बहुत महंगी होती हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए इसका वहन कर पाना संभव नहीं है। और इसी पे बात की गई है तो एक यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका 5 ईयर सर्वाइवल रेट्स जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का लिया गया है। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका में जो है 65% और 45%, मतलब भारत में 65% और साउथ अफ्रीका में 45%। बट यही हाई इनकम कंट्रीज में यह नियरली 90% तक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका इक्विवेलेंट 10 साल का जो एवरेज एनुअल वेजेज है वो खर्च हो जाता है ना। अफ्रीका और इंडिया में 10 साल का जो एवरेज एनुअल वेजेज है वो खत्म हो जाता है, जबकि वही यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका में वो कितना होता है 1.7 ईयर का एनुअल वेजेज, है ना। तो ये खर्च में भी अंतर है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि मंथ ट्रीटमेंट यूजिंग दिस ड्रग्स कुड रेंज बिटवीन 48,000 से 95,000। मतलब कुल मिला के ये कहा गया है कि यदि भारत में कैंसर किसी को हो जाता है, और जो कि हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू लाइफ, है ना, या राइट टू लाइफ का जो वो है आर्टिकल 21 में, उसके तहत हमें जीने का अधिकार है और सबसे महत्वपूर्ण प्रीसियस ह्यूमन राइट्स है विच फॉर्म आर्क ऑफ ऑल ओवर राइट्स। सभी के लिए, मतलब सभी का जो धुरी है वो क्या है, राइट टू लाइफ है। तो उसके तहत हमें या गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और इनकी दवाओं की कीमतों को कम करने पर बात करनी चाहिए या विचार करना चाहिए, है ना, चाहे उसके लिए कुछ करना पड़े। तो ये इसमें इस आर्टिकल में यही बातें की गई है, ठीक है। इसके बाद एक और न्यूज है, एक न्यूज है या फिर इनविंसिबल ओरिजिनलिटी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन फादर ऑफ इन्फिनिटी, फादर ऑफ इन्फिनिटी। आप समझिए कि इन्फिनिटी के जो फादर हैं वो श्रीनिवास रामानुजन को कहा जा सकता है या कहा जाता है। तो इन्फिनिटी मतलब अनंत जिसको हम कहते हैं, तो अनंत क्या है इसकी परिभाषा इन्होंने दी, पाई क्या है इसकी परिभाषा इन्होंने दी, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें जो है, मतलब विश्व के महानतम गणितज्ञों में से एक रामानुजन को कहा जाता है और आज उनका बर्थ डेट है। तो इसके कारण से में आर्टिकल दिया गया है, तो ये आप पढ़ लीजिए। हो सकता है चूंकि एआई आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो उस पे इनके द्वारा जो काम किया गया है उनसे यहाँ पे काम किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनके काम से बहुत सारी चीज़ें ली जा रही हैं। इसके कारण से मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, आप एक बार पढ़िएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रामानुजन, तो आपको मिल जाएगा गूगल पे और आप इसे पढ़ के समझिएगा। तो इस तरीके से आज 100 साल बाद रामानुजन की प्रासंगिकता कितनी ज़्यादा है या कितने बड़ी सोच के थे या कितने बड़े गणितज्ञ थे, इससे पता चलता है ना। यदि ये भारत में पैदा हुए, दबाव में रहे, बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं मिली, बहुत अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, यदि इनको गाइडेंस मिलता और सही तरीके से तो बहुत ही आगे जाते, या हो सकता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ हमेशा के लिए रहते, है ना। तो खैर जो होना होता है, जो होना होता है वो ठीक है, जो जिस तरीके घटा वो ठीक है। तो ये हमको देखना था, ठीक है। तो रामानुजन को देख लेंगे। इसके बाद जो हम लोग जा रहे हैं वो है पेज नंबर 12 में, है ना। पेज नंबर 12 में हमें जो पढ़ना है वो है एक बिल है, बिल टू अमेंड एसटी लिस्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट छत्तीसगढ़, पास्ट इन लोकसभा। तो आपको अभी क्या करना है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से स्टेट के लिए एसटी लिस्ट में संशोधन हुआ है और उसे आपको एक नोट डाउन करना है, ठीक है। संशोधन करके किस में संशोधन किया जाता है और किस तरीके से इनको शामिल किया जाता है ना। तो इसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये आपको देखना है, ठीक है। देख के आपको शॉर्ट नोट्स 3 से 4 लाइन में आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है DGTR प्रपोजेज
एंटी डंपिंग लेवी ऑन इंडोनेशियन विस्कोस फाइबर, पेज नंबर 14 पे है। अब विस्कोस फाइबर क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। खैर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि जो कपड़े होते हैं उनमें कई प्रकार होते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा रेयन, है ना, पॉलिस्टर, कॉटन, है ना। तो इसी प्रकार से एक विस्कोस है। अब विस्कोस क्या होता है, किस तरीके का फाइबर होता है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो साथ ही साथ क्या देखना है कि आप कितने कपड़ों के जो फाइबर होते हैं उनको जानते हैं, तंतु होते हैं। जैसे आप क्या बोलते हैं, रेशम जानते हैं, है ना, ऊल जानते हैं, है ना, इस तरीके से कई चीज़ें जानते हैं। तो उसी में एक विस्कोस भी है। अब विस्कोस यदि डंप किया जा रहा है इंडोनेशिया द्वारा, तो उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है। तो क्या होता है कि यदि कोई यहाँ पे सस्ता माल भेज देता है तो उससे भारतीय कंपटीशन बाजार में जो कॉटन होता है उसमें फर्क पड़ने लगता है। जब सस्ते कपड़े उपलब्ध हो जाएं तो थोड़े से महंगे कपड़े लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। तो उससे क्या होगा, बाजार में कपड़ा बहुत है तो क्या होता है, मूल्य गिरता है। जब भी प्रतिस्थापन की वस्तु आती है, सब्स्टिट्यूट आता है किसी का, जैसे मान लीजिए कि कॉटन 100 रुपये मीटर बिक रहा है ना, और विस्कोस आके 30 रुपये मीटर बिकना शुरू कर गया, तो बिक्री किसकी होगी ज़्यादा, इसकी होगी, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका मूल्य गिरने को मजबूर हो जाएगा। उत्पादन तो हो ही रहा है लेकिन इसका मूल्य गिरने पे मजबूर हो सकता है। 80 में बेचना पड़े, 50 में बेचना पड़े, तो इसका मूल्य गिर रहा है ना, तो 50 में यदि बेचना पड़े तो 50 का घाटा, है ना। तो ये 30 पे। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, कहाँ से आ रहा है, तो इसके सोर्स बंद करने पड़ेंगे। यदि भारत का नहीं है तो सोर्स बंद करो। तो सोर्स बंद करने के लिए क्या करना है, एंटी डंपिंग शुल्क लगाओ, है ना। तो मतलब $0.50 पर केजी पे लगा दिया। $0.50 पर केजी का मतलब है लगभग 40 से 42 रुपये पर केजी पे लगा दिया। तो ये रोकने का तरीका होता है। यदि कोई हमारे देश में अवैध रूप से या अनधिकृत रूप से इस तरीके की चीज़ें करता है या डंप करता है तो उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के रोका जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।